सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में मैं लाया हूँ आत्मकथा जूठन, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है। इन्होंने अपनी आत्मकथा में अपने जीवन के बारे में बताया है कि कैसे उनका जीवन उस समय की उस समय बीता, इसका बचपन का समय, इसकी युवावस्था का समय कैसा रहा। तो दोस्तों, ये जो आत्मकथा है वह दलित साहित्य विमर्श के अंतर्गत आता है, और जिनमें दलित साहित्य के लेखकों में ओम प्रकाश जी का स्थान अच्छा खासा माना जाता है। तो अब हम देखते हैं सारांश। जैसा कि आप कहानी और निबंधों में के सार में पढ़ते हैं, वैसा ये जो आत्मकथा जूठन है इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। यह कथा बिल्कुल ही भिन्न तरह की है। तो इस तरह से हम इसके सार को समझते हुए चलते हैं कि इसमें क्या है। एक होनहार व्यक्ति के 5वीं कक्षा तक की परीक्षा पास करने तक ही चर्चा इस छोटे से अंश में की हो सकी है, लेकिन इसके माध्यम से भी कई महत्वपूर्ण तथ्य रेखांकित हुए हैं। सबसे पहले लेखक ने बरला गांव के वातावरण और उसकी चौहद्दी का चित्र प्रस्तुत किया है, जो संपूर्ण भारतीय गांव की स्थिति को स्पष्ट करता है। तो जो बरला गांव है, इसके वातावरण के माध्यम से इन्होंने संपूर्ण भारत के गांवों का चित्र प्रस्तुत किया है, उकेरा है। वर्ण व्यवस्था पर आधारित इस ग्राम व्यवस्था में भंगियों, चमारों, धोबियों, कुम्हारों तथा अनेक अछूत जातियों के लोगों को उच्च समझी जाने वाली जातियों से अलग थलग रहना पड़ता था, और थोड़ी दूर पर गंदी बस्तियों में अत्यंत कठोर परिस्थितियों में जीवन बिताने के लिए विवश किया जाता है। इसका एक जीता जागता और एक गलाजत भरा चित्र उपस्थित करने के बाद लेखक ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा है कि बस यह था वह वातावरण जिसमें बचपन बीता। इस माहौल में यदि वर्ण व्यवस्था को आदर्श व्यवस्था कहने वाले को 2-4 दिन अगर रहना पड़ जाए, तो उनकी सारी की सारी राय है वह वर्ण व्यवस्था को जो जोड़ देते हैं, उनकी सारी की सारी राय धरी रह जाएगी, उनकी सारी राय बदल जाएगी। यह टिप्पणी लेखक की जीवन दृष्टि को संकेत करती है, जो पूरी आत्मकथा में स्थान स्थान पर अत्यंत तीव्रता और आक्रोश के साथ व्यक्त हुई है। गांव का पूरा खाका प्रस्तुत करने के बाद लेखक ने अपनी जाति जोहड़ा या भंगी, लेखक की जाति जोहड़ा या भंगी था, जो निम्न जाति के अंतर्गत आता था, के प्रति ऊंची जाति, विशेषकर त्यागी ऊंची जाति से संबंधित था, इनके दुर्व्यवहार की भी चर्चा की है। इनके दुर्व्यवहार में बेगार, गाली गलौज तथा घोर प्रताड़ना, और साथ ही ओ चूहड़े, अबे चूहड़े जैसे संबोधन का जिक्र करते हुए लेखक ने बताया है कि उनकी जिंदगी कुत्ते बिल्ली जैसे जानवरों से भी बदतर बना दी गई थी। चूहड़े अर्थात जो नीची जाति हैं उनको संबोधित करते हुए बोलते थे, चूहड़े का स्पर्श भी पाप समझा जाता था। उस समय देश को आज़ादी मिले 8 साल भी हो गए थे। सर्वत्र गांधी जी के अछूतोद्धार की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती थी। कानूनी तौर पर सरकारी स्कूलों के द्वार अछूतों के लिए खोल दिए गए थे, लेकिन जन सामान्य की जो मानसिकता है अभी भी पहले जैसे बनी हुई थी। इसलिए स्कूल में प्रवेश पाने की कठिनाई के कारण लेखक को पढ़ने लिखने के लिए उसके पिता ने सेवाराम मसीही की शरण में भेजा।
वहाँ से भी किसी खटपट के कारण उसे अलग होना पड़ा और बड़ी मुश्किल से सरकारी स्कूल में उसे दाखिला मिल सका। वहाँ अध्यापकों से लेकर ऊंची जाति के विद्यार्थियों द्वारा उसे जिस प्रकार प्रताड़ित किया गया जाता था, उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। हेडमास्टर कलीराम लेखक को पढ़ाई से अलग कर स्कूल के अंदर और बाहर की सफाई का भार सौंप देते थे। इससे इनकार करने पर उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। अपने पिता के प्रोत्साहनपूर्ण साहस के सहारे वह सारी यातनाओं को झेलकर भी 5वीं की परीक्षा पास कर जाता है और अपनी शिक्षा दीक्षा की अमानवीय परिस्थितियों के साथ ही लेखक ने फसलों की कटाई बुआई, बड़ी जातियों के घरों और पशुशालाओं की सफाई के बदले मिलने वाली अधिक गाली और कम मजदूरी को बड़े मार्मिक ढंग से दर्शाया है। आत्मकथा के निर्धारित अंश के अंत में लेखक ने जूठन की अमानवीय प्रथा को अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। शादी ब्याह के मौकों पर जब मेहमान और बाराती खाना खा रहे होते हैं तो चूल्हे के दरवाजों के बाहर बड़े बड़े टोकरी लेकर बैठे रहते थे और खाने की समाप्ति के बाद जूठी पत्तलें उनकी टोकरों में डाल दी जाती थी। और ये जो जूठी पत्तलें इनके टोकरों में डाली जाती थी और इन्हीं टोकरों को ये घर ले जाकर वे जूठन इकट्ठी करके कुछ खा लेते थे और शेष भविष्य के लिए रख कर सुखाकर सुरक्षित रख लेते हैं। सुखदेव सिंह जो कि एक सवर्ण वर्ग को प्रतिबिंबित करता है कि लड़की की शादी पर जूठन की आस में ही लेखक के माँ बाप और भाई बहनों ने एक पखवाड़े तक 15 दिनों तक उनके यहाँ रात दिन बेगारी की थी। इसका जिक्र करते हुए लेखक ने लिखा है कि बारात खाना खा रही थी, माँ टोकरा के लिए दरवाजे के पास बैठी थी। मैं और मेरी माँ छोटी बहन माया माँ से सिमटे बैठे थे, इस उम्मीद में कि भीतर से जो मिठाई और पकवानों की महक आ रही थी वह भी हमें खाने को मिलेगी। भोजन की समाप्ति के बाद जब चौधरी सुखदेव सिंह दिखाई दिए तो उसकी माँ ने कहा, चौधरी जी एक पत्तल में कुछ डालकर हमारे बच्चों को दे दो, वह भी तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। इस पर चौधरी सुखदेव सिंह ने टोकरी की ओर इशारा करके कहा, टोकरा भर जूठन ले जा रही है, ऊपर से जाकतों के लिए खाना मांग रही है। अपनी औकात में रह चूहड़ी, उठा टोकरा और चलती बन। माँ ने इस अपमान का प्रतिकार करते हुए टोकरा वहीं बिखेर दिया और सुखदेव से कहा कि उसे उठाकर अपने घर में रख लो और सुबह बारातियों को नाश्ते में खिला देना। यह सुनकर सुखदेव सिंह माँ पर झपटा, लेकिन शेरनी की तरह माँ ने उसका सामना किया और इस घटना के बाद लेखक के परिवार से जूठन का सिलसिला समाप्त हो गया। वस्तुतः इस घटना के कारण ही लेखक ने आत्मकथा को जूठन शीर्षक दिया है, जो इसकी अंतर वस्तु के साथ ही उसके प्रतिपाद्य को भी रेखांकित करता है। उच्च और सम्मानित पद पर नौकरी प्राप्त करने के बाद 25 से 30 वर्ष बाद सुखदेव सिंह अपने पोते को लेखक के घर भेजता है, किसी इंटरव्यू के सिलसिले में भेजता है और स्वयं भी उसके घर जाकर सम्मानपूर्वक भोजन करता है। इस प्रकार जूठन शीर्षक आत्मकथा की समूची अंतर्वस्तु का संकेत निर्धारण अंश से मिल जाता है। लेखक इस आत्मकथा के संपूर्ण महत्व को आप पूरी रचना को पढ़ने के बाद ही समझ सकेंगे। अतः हमारा आग्रह है कि आप एक बार जूठन को अवश्य पढ़ें।
जूठन में आत्मकथाकार ने जीवन की बहुत सारी घटनाएं, उसके विद्यार्थी जीवन से लेकर नौकरी पेशे में रहते हुए इतने सारे अनुभव हैं जिन्हें जाने बिना दलित समस्या की जो गंभीरता है और सामाजिक महत्व को हम नहीं समझ सकते। ऐसी कुछ घटनाओं का उल्लेख आपके लिए उपयोगी हो सकता है। तो एक उदाहरण के रूप में हम देते हैं, जूठन से लिया गया है कि पांचवी के बाद स्कूल का जीवन की एक घटना को लिया जा सकता है। कक्षा में अध्यापक मनोयोग पूर्वक द्रोणाचार्य का पाठ पढ़ा रहे थे। उनकी गरीबी का मार्मिक चित्रण करते हुए उन्होंने द्रोणाचार्य द्वारा अपने पुत्र अश्वत्थामा को भूख से तड़पते हुए देख पानी में आटा घोलकर पिलाने की घटना का जिक्र कर सभी विद्यार्थियों को करुणा अभिभूत कर दिया। तो इस पर किशोर लेखक ने प्रश्न किया कि अश्वत्थामा को दूध की जगह आटे का घोल पिलाया गया और हमें चावल का मांड, फिर भी महाकाव्य में हमारा जिक्र क्यों नहीं आया? तो इस प्रश्न से क्रुद्ध हो गया जो अध्यापक था और उसने अपने उत्तर में उसे मुर्गा बना दिया। शीशम की छड़ी से प्रहार करते हुए कहा कि चूहड़े के, तू द्रोणाचार्य से बराबरी करे है? ले, तेरे ऊपर मैं महाकाव्य लिखूंगा। और उसने मेरी पीठ पर सटाक सटाक छड़ी से महाकाव्य रंग दिया था। यह महाकाव्य आज भी मेरी पीठ पर अंकित है और भूख असहाय जीवन के क्षणों में सामंती सोच का यह महाकाव्य मेरे पीठ पर ही नहीं, मेरे मस्तिष्क के रेशे रेशे पर अंकित है। अपने विद्यार्थी जीवन में लेखक का अंबेडकर साहित्य से परिचय हुआ। इसके बाद गांधी जी के अछूतोद्धार से और उनकी उदारता के प्रति भी उनमें संदेह जागृत हुआ। इसकी चर्चा करते हुए वह लेखक ने बोला है कि गांधी जी ने हरिजन नाम देकर अछूतों को राष्ट्रीय धारा से नहीं जोड़ा, बल्कि हिंदुओं को अल्पसंख्यक होने से बचाया है। ये कहने का अर्थ आप समझिए, उनके हितों की रक्षा की और महाराष्ट्र के अंबरनाथ और चंद्रपुर में अपने ट्रेनिंग और सेवा काल में ओम प्रकाश वाल्मीकि के मराठी दलित साहित्य और उसके महत्वपूर्ण रचनाकारों से परिचय ने उन्हें नई चेतना प्रदान की। इसके बीज उनके देहरादून के कॉलेज के जीवन में ही अंकुरित हो चुके थे। इसी का परिणाम जूठन शीर्षक उनकी आत्मकथा है। अपनी कहानियों, कविताओं, आलोचनात्मक टिप्पणियों के माध्यम से वाल्मीकि जी दलित साहित्य को हिंदी साहित्य की मुख्य धारा में सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए निरंतर कार्यरत है। इस संदर्भ में ही उनकी आत्मकथा की अंतर्वस्तु और उसके प्रतिपाद्य का सही ढंग से मूल्यांकन किया जा सकता है। तो साथियों, इस तरह से आपने आत्मकथा जूठन को के सारांश को पढ़ा। निश्चय ही आपको लाभ मिला होगा। तो इसी तरह से अगर आप और भी किसी काव्य का या किसी गद्य साहित्य का सारांश या उसको संदर्भित करना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं। मैं उसको लाने का प्रयास करूंगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।